हाय फ्रेंड्स। एक क्रॉप की जो पीआईक्यू सीरीज चल रही है उसका ये थर्ड वीडियो है। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट और सेकंड डाल रखा है और अलग से मैंने एक वीडियो भी बना रखा है जिसके अंदर मैं कुछ ऐसे फेवरेट क्रॉप जो यूपीएससी के हैं और अदर स्टेट पीसेस के हैं जिसके ऊपर पूछते ही पूछते हैं, जैसे कि शुगर कैन हो गया, कॉटन हो गया, टोबैको नहीं अपना रबर हो गया, और कॉफ़ी, टी, राइस, व्हीट, इसको इग्नोर नहीं करते हो कभी। और आपको आगे भी देखने को मिलेगा, अभी जो पीआईक्यू चल रहा है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कैसे इस क्वेश्चंस को लोगों ने इंपॉर्टेंस दे रखा है, इग्नोर नहीं किया है इन टॉपिक्स को। तो चलिए अब थोड़ा डैम को भी देख लेते हैं, बिकॉज डैम को हम क्या बोलते हैं, इट्स अ टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया बाय द जवाहरलाल नेहरू जी। तो चलिए अब देखते हैं पहले क्वेश्चन पे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द तेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स लोकेटेड। तो देखिए तेहरी डैम वैसे भी हमारा उत्तराखंड में है और ये हमारा किस पे है, ये भाई भागीरथी पे है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग भागीरथी पे है, मतलब भागीरथी पे ही है। ओके, अब जरा भागीरथी तो ठीक है, लेकिन भागीरथी के साथ ये जितने रिवर्स यहाँ पे लिखी है मैं चाहता हूँ कि जरा उसके बारे में आपको बता दूँ मैं, क्योंकि देखिए ये इतनी इंपॉर्टेंट रिवर्स है सारी की सारी, क्योंकि आपकी यूपीएससी में इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो शुरू करते हैं अलकनंदा से। अब अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी भी बता दूंगा आपको मैं सीधा यहीं पे, तो एक तरह से टॉपिक ही खत्म हो जाएगा आपका। अलकनंदा चालू कहाँ से हो रही है? अलकनंदा हो रही है भाई आपके बद्रीनाथ से। ये देखिए इसका बद्रीनाथ, यहाँ से अलकनंदा चालू हो रही है। ठीक है, अब देख लेना तुम, थोड़ा बहुत डायग्राम इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो कंटेंट बता रहा हूँ वो सही है। यहाँ पे उसको आके मिलती है धौली गंगा, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। और ये पर्टिकुलर पॉइंट, इसको जरा मैं, ठीक है, और कौन सी रिवर आके मिल रही है, धौली गंगा। ठीक है, आगे एक्सटेंड करते हैं इसको भाई। आगे जब जाएगी नीचे नीचे नीचे, तो चलो यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ मैं, कौन उतना लंबा लेके जाए। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इसको एक और रिवर आके मिलेगी जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी कौन से पॉइंट पे मिलेगी, नंद प्रयाग पे। ये थोड़ा इजी होता है, नंद प्रयाग पे। ठीक है, फिर आगे जाएगी ये, तो इसको पिंडर गंगा मिलेगी। यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे ले लो, पिंडर गंगा इसे मिलेगी, पिंडर गंगा इसे आके मिलेगी। और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग, ठीक है। तो अब तक कितने भाई हमने गंगा पढ़ ली, हमने विष्णु प्रयाग पे इसको धौली गंगा मिल रही है, नंद प्रयाग पे इसे नंदाकिनी मिल रही है, पिंडर गंगा इसे कर्ण प्रयाग पे मिल रही है। ये कौन सी स्ट्रीम चल रही है, अलकनंदा की। अब आएगी भाई इधर से अपने केदारनाथ से एक रिवर ऑरिजिनेट होती है, केदारनाथ से वो आएगी अपने को यहाँ पे मिलेगी इसको, और उसका नाम है भाई हमारा मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ मिल रही है इसको आके, अलकनंदा को, इसको बोलते हैं हम रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग है। अब फिर ऐसे नीचे 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 लेके जाओ, अब फिर एक गंगोत्री से एक निकलती हुई एक आएगी जिसको हम बोलते हैं, गंगोत्री से निकलती है, ठीक है, गौमुख बोलते हैं उसे, गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख। तो गंगोत्री से जो रिवर निकल के आ रही है उसका नाम है भागीरथी। भागीरथी, अब देख लेना, हैंड राइटिंग देख लेना, तुम मैनेज कर लेना, नाम बता रहा हूं मैं। एक कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है देवप्रयाग पे। देवप्रयाग पे कभी कभी ऐसे ही पूछते हैं, इसकी सीक्वेंसिंग पूछते हैं कि भाई कभी कभी प्रयाग भी पूछ लेते हैं, विष्णु प्रयाग पे कौन सी रिवर आके मिलती है, कर्ण प्रयाग पे कौन सी आके रिवर मिलती है, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। कभी कभी ये आता है कि अपना ये रिवर्स की सीक्वेंसिंग बताओ फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस है आपके, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। देखिए मंदाकिनी भी कवर होगी, धौली गंगा भी होगी। धौली गंगा कहाँ मिलती है, पिंड अपने विष्णु प्रयाग में। सबसे ऊपर विष्णु प्रयाग है, फिर नंद प्रयाग है, फिर कर्ण प्रयाग है, फिर देव प्रयाग है। सॉरी, रुद्रप्रयाग बीच में आता है, रुद्रप्रयाग इस साइड का, रुद्रप्रयाग भी बीच में आता है। ठीक है, तो ये आप भूलेंगे नहीं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायग्राम इसका अपने अच्छे से बना सकते हैं अपने अच्छे हाथों से, बिकॉज अच्छे हाथों मतलब मेरे भी अच्छे हाथ हैं, लेकिन हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आती इन जगहों पे। ठीक है, अब यहाँ पे यमुना कहाँ मिलती है भाई, यमुना भी पता होना चाहिए ना। अभी यमुना का चलो दिया नहीं है यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन यमुना आपको पता होना चाहिए। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर में एक जगह है बंदरपूछ रेंज, वहाँ से निकलती है आपकी यमुना। ठीक है, चलो बाकी तो अब जब रिवर सिस्टम कराऊंगा तो बता दूंगा। तो ये था पूरा डिटेल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ऐसे ही आप पढ़ाई किया करिए, मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखो क्रॉप का टॉपिक चल रहा है, क्रॉप के अंदर हम पढ़ रहे हैं, अगर डैम आ गया तो डैम के साथ ये सारी चीज़ें रिलेट करना सीखो। और ये सब चीज़ें कहीं नहीं है, सब आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। मैं मेनली रेफर करता हूँ एनसीईआरटी को, बिकॉज मुझे पता है कि सीडीएस और एनडीए एग्जाम के लिए, इवन सीएपीएफ के लिए भी यार, अगर एनसीईआरटी को 3-4 बार रिवाइज कर लिया गया और पीआईक्यू कर लिया जाएगा ना, मैं बोलता हूँ प्री एग्जाम ऐसे क्लियर हो जाता है। लेकिन लोगों को अब क्या बताऊं, आईएएस के लिए अलग लेवल, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन देन टू यू कांट इग्नोर द एनसीईआरटी।
इतना बोलना चाहूँगा मैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अभी इसके बारे में आपको बहुत ईजी है बताना, क्योंकि मैंने कल ही 2 या 3 वीडियो आपके लिए मतलब जो बनाए हैं उसके अंदर मैंने डाल रखा है कि चिकमगलूर क्या है। चिकमगलूर एक कॉफ़ी प्रोडक्शन साइट है। कहाँ पे है? बाबा बुदन हिल, चिकमगलूर, कुर्ग, ये कहाँ पे है? ये सब के सब है हमारे कर्नाटका में। तो शुगर प्रोडक्शन के लिए थोड़ी है, तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो जाता है। उसके बाद अपना मांड्या क्या है? मांड्या के बारे में ऐसे नहीं बताया। मांड्या एक शुगर प्रोडक्शन साइट है कर्नाटका में के अंदर, वो भी कर्नाटका के अंदर ही है। तो दोनों इन्होंने कर्नाटका के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन जो मांड्या है उन्होंने उल्टा कर दिया बस। चिकमगलूर यहाँ पे कॉफी है, मांड्या यहाँ पे शुगर के लिए, बस इतना दिमाग में रखना। और दोनों कर्नाटका के अंदर है, ठीक है। चिकमंगलुरु वैसे डिस्ट्रिक्ट है अपने आप में, जिस फेमस होता है कॉफी प्रोडक्शन। बाकी के डिस्ट्रिक्ट के नाम बता देता हूँ, बाकी की जगह के नाम बता देता हूँ मैं। बाबा बुदन हिल्स, कल बताया भी था कि बाबा बुदन हिल कैसे नाम पड़ा उसका। ओके, उसके बाद कुर्ग डिस्ट्रिक्ट हो गया अपना, जो इसके अंदर अपने कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका 70% ऑफ द कॉफी प्रोड्यूस करता है इंडिया के अंदर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका के बाद केरला है, फिर तमिलनाडु है। उसके वयनाड, वयनाड अपना केरला के अंदर है। तमिलनाडु के अंदर अन्नामलाई हिल्स जो हैं उसके अंदर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो 70% अपने यहीं पे हो जाता है। और मांड्या इज फेमस फॉर द शुगर प्रोडक्शन, कॉफ़ी के लिए नहीं है वो, ठीक है। शुगर सिटी बोलते हैं इसे, इट इज़ अ शुगर सिटी ऑफ द कर्नाटका। जैसे कि हम मैसूर को बोलते हैं ना सिल्क सिटी, वैसे मांड्या को हम बोलते हैं शुगर सिटी ऑफ द कर्नाटका। चलिए ये बात आप भूलेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो दोनों यहाँ पे गलत है, दोनों गलत हो जाएंगे बिकॉज दोनों उन्होंने रिवर्स करके पूछा है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑन द ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड? अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये भाई नर्मदा वैली जो डेवलपमेंट प्लान है उसका एक पार्ट है। तो ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट उससे अपना नर्मदा से एसोसिएटेड है, यहाँ पे आपको मिलेगा। और एक और बताऊँ आपको कि नर्मदा किस साइड मूव करती है भाई? नर्मदा ईस्ट, सॉरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तापी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, डेल्टा नहीं बनाती है। और नर्मदा इज द 5th लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ये बात आपको पता होनी चाहिए, 5th लॉन्गेस्ट रिवर है। अब नर्मदा के ऊपर कुछ और चीज़ें देख लो, बिकॉज नर्मदा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे नर्मदा निकलती क्या है भाई? नर्मदा निकलती है अमरकंटक प्लेटू से, अमरकंटक प्लेटू से निकलती है नर्मदा। और नर्मदा जो इसके बीच में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है, ये बात भी पता होनी चाहिए आपको। रिफ्ट वैली में बहती है। कहाँ, कौन सी रिफ्ट वैली भाई? सतपुड़ा और विंध्यास की रिफ्ट वैली। सब देखो, अभी सतपुड़ा और विंध्यास, तो विंध्यास ऊपर है, सतपुड़ा नीचे है। ये लोगों को डाउट रहता है कि नहीं भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विंध्यास ऊपर है, मतलब विंध्यास नॉर्थ में है, सतपुड़ा नीचे है, ठीक है। और उसके बाद एक आपको पता होना चाहिए, धुआंधार वाटरफॉल जो नर्मदा बनाती है जबलपुर में, धुआंधार वाटरफॉल या मार्बल्स वाटरफॉल भी बोलते हैं हम इसको, ये बनाती है जबलपुर में। काफ़ी देखने लायक चीज़ है वैसे। उसके बाद सरदार सौर प्रोजेक्ट इसके ऊपर है, अपने नर्मदा के ऊपर। अब तापी के ऊपर आपको बता दूं मैं, तापी निकलती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। तापी निकलती है अपने बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। बैतूल डिस्ट्रिक्ट कहाँ का? एमपी का, ठीक है। और तापी की अगर आप बात करोगे तो महाराष्ट्र के अंदर भी थोड़ा बहुत इसका पार्ट है, जाती है वो, इसका बेसिन लाई करता है। मध्य प्रदेश और चलिए इतना ही बहुत है इसके ऊपर। आगे पैरेलली बहती है वैसे, बता दूं आपको, वेस्ट अगेन वेस्ट। और कहाँ ट्रेन करती है? गल्फ ऑफ खंबत के अंदर ट्रेन करती है, ना कि गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ बताने लायक तो नहीं है। हाँ, चंबल के बाद देखो, चंबल आपको पता ही है, चंबल का क्षेत्र। चंबल आप ये बात जानिए कि भाई ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और यमुना की कुछ क्या बोलते हैं, राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके नाम लिख लो यार, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, उसमें से एक चंबल है। चंबल बहुत फेमस है अपने लिए, ठीक है। सिंध है, ये सिंध, वो इंडस की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। केन है, उसके बाद बेतवा है, ये तो बहुत फेमस रिवर है। केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट था। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं हमारे यमुना की। तो फिर यमुना की बात हो रही राइट बैंक की, तो लेफ्ट बैंक की भी लिख लो जरा तुम लोग। लेफ्ट बैंक की आपके लिए लिखो हिंदन। हिंदन तुम्हें पता होगा, हिंदन हमारा एयरफोर्स का एक साइट है वैसे, ठीक है। रिंद है, रिंद। उसके बाद सेनगार है, सेनगार है, CNGR, सेनगार। और वरुणा है, वरुणा। ये 4 जो रिवर हैं बहुत फेमस है यार। तुमको फेमस क्या मतलब एग्जाम में पूछा जाता है, मेरे को इतना मतलब है, बाकी से मुझे मतलब नहीं, फेमस हो या ना हो, एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट इज माई इंटरेस्ट। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना की 4 है, चंबल, सिंध, केन, बेतवा और हिंदन, रिंद और सेनगार और वरुणा। ये 4 जो है आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना की, ठीक है। और सोन भी वैसे एक ट्रिब्यूटरी है, सोन भी है। नहीं सॉरी, सोन नहीं, सोन डायरेक्टली गंगा की है, सोन यमुना की नहीं, सोन डायरेक्टली गंगा की है।
ओके, अब यहाँ पे चंबल आपको बताऊँ तो मैं मऊ में निकलती है। मऊ आपको पता होगा, जहाँ पे भाई हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी है एक तरह से। तो चंबल वहाँ से निकलती है। और साथ ही साथ इसके ऊपर जो डैम का नाम लिख लीजिए वो है गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम जो है चंबल के ऊपर आपको मिलेगा। और बाकी तो चलिए ठीक है, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इतना बताते बताते इतनी बात हो गई। भीमा, भीमा किसकी ट्रिब्यूटरी है भैया? भीमा ट्रिब्यूटरी है आपके कृष्णा की। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है भीमा। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी। इसकी कुछ और, कृष्णा की कुछ और ट्रिब्यूटरी के नाम लिख लो। कोयना हो गए, कोयना ये भी से यहीं पे निकलती है, मुझे पता है, महाराष्ट्र की सारी रिवर से। तुंगभद्रा इसकी बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। मैं, भीमा भी एक ट्रिब्यूटरी है। भीमा इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ द दस कृष्णा। एंड तुंगभद्रा इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा। तो ये आप भूलेंगे नहीं इसके लिए। और कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर आपको हुआ था, शिवलिंग भी है महाबलेश्वर के अंदर, काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ से मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से 200 300 किलोमीटर दूर है। तो महाबलेश्वर वहाँ पे है। और कोयना हो गए, तुंगभद्रा हो गए, भीमा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं हमारे कृष्णा की। और महाराष्ट्र के अंदर से निकलती है। गोदावरी के ऊपर तो कभी और चर्चा करेंगे, बट चलिए, अब जो ऑप्शन में थे इन सबको हमने देख लिया एक बार। ऐसे पढ़ाई करिए भाई, मैं इतना बोलना चाहूँगा, बस रिलेट करिए सबको। अब जब नाम आए तो फिर पूरा का पूरा एक ही साथ गो थ्रू हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेर आर द तपोवन, अच्छा मैंने सरदार सरोवर बताया ना आपको, सरदार सरोवर किस पे है? सरदार सरोवर आपका नर्मदा पे है। और अपना किधर गया ओमकारेश्वर, तो अभी देख लिया आपने, ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट किसी से एसोसिएटेड है, अपने नर्मदा पे है। वेर आर तपोवन इन द विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? देखो, अब ऐसे क्वेश्चन जब उस टाइम पे न्यूज में रहते हैं तभी आते हैं, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन बहुत कम चांस होता है कि पूछे जाएंगे आपको। तो ये जो आपके उत्तराखंड में है, और कौन सी रिवर है भाई? धौली गंगा से एसोसिएटेड है। अब याद करिए, धौली गंगा कहाँ मिल रही है? धौली गंगा मिल रही है हमारे विष्णुप्रयाग में, या उसको जोशीमठ भी बोलते हैं। जो विष्णुप्रयाग है ना, उसको जोशीमठ भी बोलते हैं। तो धौली गंगा जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहाँ पे है। तो वहाँ पे ये प्रोजेक्ट बना हुआ है तपोवन एंड विष्णुगढ़। देखिए, विष्णुगढ़ से नाम है, विष्णुप्रयाग पे मिलती है, ऐसे रिलेट करिए थोड़ा, ठीक है। चलिए, तो आगे और कुछ यहाँ पे नहीं है अभी। नॉर्मन ईस्टर्न बर्लॉग, हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। अभी ऐसा लग रहा है कि रिवर के बारे में पढ़ा रहा था मैं। फादर ऑफ द टॉपिक रिवर का नहीं चल रहा। फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज फ्रॉम विच कंट्री? ये देखो यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक नॉर्वे के होंगे। नॉर्वे नहीं, अच्छा फिर कहाँ के यार ईस्टर्न बर्लॉग? अरे नहीं, वेट वेट, नॉर्वे के नहीं है, क्योंकि नॉर्वे में उनको प्राइज मिला था, तो मैं नॉर्वे से, ये भाई यूएसए के हैं, सॉरी। और हाँ, हमने जो हमारे यहाँ पे भी जब जो हमने ये लाया था, वैसे ऐसे क्वेश्चन तो मैं नहीं आते हैं यार। अब ऐसे क्वेश्चन क्या पता उस दिन उस टाइम पे इनको प्राइज़ मिले होंगे तभी ये न्यूज़ में रहे होंगे, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जाते हैं। अच्छा, एक और बात बताना चाहता हूँ, जो हमको हमारे यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, दिमाग में रखिए, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ पे हुआ था, उसके लिए हमने जो वीट के सीड्स मंगाए थे, वो कौन सी कंट्री से मंगाए थे? उसका आंसर है मैक्सिको। हमने मैक्सिको से मंगाए थे। मैक्सिको से हाई ईल्ड वैरायटी वाले सीड्स हमारे हमने मंगाए थे। ये प्लीज़ इस बात को दिमाग में रखोगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको, ये टॉपिक जो आपको है क्लास 10th की एनसीईआरटी में जो थोड़ा बहुत ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में दे रखा है ना, वहाँ पे भी दे रखा है, 11th में भी दे रखा है, 12th में भी दे रखा है, मतलब बच्चों की क्लास में दे रखा है। तो इसमें चिंता करने वाली बात नहीं। अगर आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी तो आपके लिए बहुत सिंपल है। चलिए, अभी देखिए, आपको कल बता रहा था मैं, कल मैं बच्चों को बोल रहा था, कल मैंने वीडियो में डालता कि ये क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन मतलब जब यूपीएससी सीएससी में पूछा हुआ है तो फिर आप समझिए कि आपको क्यों नहीं पूछा जा सकता है, या आप इग्नोर नहीं कर सकते। कॉफी बोर्ड, बताइए सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है भाई? कौन सा स्टेट है? कर्नाटका। तो कॉफी बोर्ड ऑफ कोर्स वहीं पे फोकस किया जाएगा, इतना तो दिमाग में रखें आप। तो बेंगलुरु में है। उसके बाद रबर बोर्ड आपका कहाँ होना चाहिए? सबसे ज़्यादा रबर प्रोडक्शन कहाँ, कौन सा स्टेट करता है? केरला करता है। अबाउट 90% रबर का प्रोडक्शन केरला करता है। तो उसका होना चाहिए भाई आपका कोट्यम में। कोट्यम कहाँ है? केरला। बेंगलुरु तो आप पूरी जनता जानती है, के मतलब बेंगलुरु, मतलब कर्नाटका। उसके बाद टोबैको बोर्ड। टोबैको बोर्ड आपको कहाँ मिलना चाहिए? सबसे ज़्यादा टोबैको कौन प्रोड्यूस करता है? आंध्र प्रदेश करता है। आंध्र प्रदेश इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द टोबैको। तो वो होगा भाई गुंटूर में। ये कहाँ आ गया? एपी में, ठीक है। और फिर टी बोर्ड कहाँ है? टी का सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? वैसे तो आसाम करता है, लेकिन चलिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी कम नहीं है, वेस्ट बंगाल उसके पीछे ही रहता है। तो यहाँ पे हमारा ये है वेस्ट बंगाल में। तो देखिए कैसे रिलेट करिए। अब अगर आपको इतना पता है कि वो पर्टिकुलर स्टेट के बारे में, तो आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं, वो आपको नियर बाई वैसे दिया जाएगा। तो कॉफ़ी बोर्ड, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ प्रोडक्शन होती है? कर्नाटका में, तो बेंगलुरु हो गया। रबर बोर्ड, सबसे ज़्यादा रबर कौन प्रोड्यूस करता है? केरला, तो कोट्यम में हो गया। टोबैको गुंटूर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला एपी, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये इस पर हैंडराइटिंग पता नहीं क्यों फिसलती है मेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईयर वेट तो नहीं पूछेंगे आप लोग कि कौन सी ईयर में सेटअप किया गया है, मेरे हिसाब से इतना नहीं पूछा जाना चाहिए, बस इतना बोलना चाहूँगा मैं। चलिए
अभी थोड़ी देर पहले ही बताया ना गांधी सागर डैम के बारे में, कौन सा प्रोजेक्ट लगता है बताओ, इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, चंबल प्रोजेक्ट। सिंपल सी बात है, ये रिपीट होते हैं ना, यही तो बात है, ये सब चीजें। अभी आपको ये लाइन देखने को मिलेगी ना, सीधा गांधी सागर डैम आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। चंबल क्या है, चंबल इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना। और कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये भी लिखवा देता हूं मैं, सिंध है, लिखवा दे रखा है बट सुन लो, सिंध, केन, बेतवा। लेफ्ट बैंक कौन सी है यमुना की, हिंदन है, रिंद है, सेनगार है, वरुणा है, ये मेजर है वैसे, ठीक है। उसके बाद चंबल कहाँ से निकलती है, मऊ से निकलती है, आपको बताया मैंने, मध्य प्रदेश में है मऊ, मालवा प्लेटू वहाँ से निकलती है, कोटा राजस्थान में होते हुए आगे बढ़ती है वो जी। तो गांधी सागर डैम उसके ऊपर बना हुआ है। अच्छा, और भी कुछ डैम आप दिमाग में लिख लो भाई, क्योंकि डैम पूछे जाते हैं। तो गांधी सागर डैम एक तो है, चंबल प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। चंबल प्रोजेक्ट में से 4 डैम आते हैं। एक है राणा प्रताप सागर, कौन सा है, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर है। उसके बाद कोटा बराज है, कोटा बराज इसी के ऊपर है। उसके बाद जवाहर सागर डैम है, जवाहर सागर डैम है इसके ऊपर। तो देखो, अब अगर गांधी सागर और राणा प्रताप सागर भी याद रखोगे तो बहुत है। कोटा बराज तो आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज जो कोटा के थ्रू होते हुए जाती है चंबल, तो पानी वानी कोटा को वहीं से मिलता है। तो सवाई माधोपुर हो गया, बूंदी हो गया, ये सब जगह से होते हुए जाती है वैसे वो, फिर यमुना में जाके मिलती है, ठीक है। एंड और कुछ आपको बता दो, हाँ, अभी दामोदर वैली प्रोजेक्ट देखो, दामोदर वैली दामोदर पे ही है वैसे, दामोदर वैली इज नथिंग बट दामोदर पे ही है वो, और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अंदर आता है। आपको पता है दामोदर इज कॉल्ड एज सौरा ऑफ द वेस्ट बंगाल। उसके ऊपर मतलब जब तक दामोदर वैली प्रोजेक्ट नहीं बना तो लिटरली वो वहाँ पे हालत खराब हो रखी थी, बंगाल में बहुत ज्यादा बाढ़ आती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट उसको सेव किया गया, मतलब समझ लो। भाखरा नंगल कहाँ भाई, भाखरा नंगल आपका है सतलुज रिवर पे है, जो कि पंजाब में है और हिमाचल प्रदेश को पानी देती है भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए, अब आपकी ड्यूटी बनती है कि सतलज पे और भी जो है वो निकालिए, जैसे बगलीहार हो गया, और भी प्रोजेक्ट्स हैं, कमी नहीं है प्रोजेक्ट की, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब खुद आपको समझ में आ रहा होगा, गांधी सागर मैंने बोला और अगले में ही गांधी सागर मिला, तो ये रिलेटेबल है ये सब चीज़ें। राणा प्रताप सागर दिमाग में रखिए, एग्जाम में आते हैं सब चीज़ें। आप ये वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं, अदरवाइज आप ऐसे लिस्ट बना के बैठोगे ना, डैम पढ़ने का नहीं होता यार, ऐसे पीआईक्यू के साथ ही करना पड़ता है। यही पीआईक्यू का फायदा होता है, जब मैं बोलता हूँ मिसलेनियस पीवाईक्यू, तो दैट्स व्हाट आई वांट टू, दैट्स व्हाट आई मीन, ये बोलना है मेरा। चलिए, ये देखो, ये कल ही मैंने शुगर कैन के ऊपर आपको फोटो भेजी है, अगर आप मेरे पोस्ट भी देखते हो यूट्यूब पे तो वहां पर मिल जाएगा, रिसेंट की पोस्ट डाली है मैंने। वैसे ये तो पुराना डाटा है, पुराना डाटा के हिसाब से बोलो तो अभी भी ऊपर के 3 तो वही हैं, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। किधर गया, देखो यूपी, देखो अभी का जो रिसेंट डेटा है वो क्या बोलता है, यूपी है, अभी कल ही डाला था मैंने, यूपी है, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे कर्नाटका है, और फोर्थ नंबर, पहले के डाटा के हिसाब से फोर्थ नंबर पे तमिलनाडु था, फिफ्थ नंबर पे आंध्र प्रदेश था। तो ये डाटा के हिसाब से अभी हम नहीं जाएंगे, 2000 का क्वेश्चन है, तो अभी अभी भी 2 तो सेम है ऊपर के, यूपी, महाराष्ट्र, लेकिन थर्ड नंबर पे कर्नाटका है, और थर्ड नंबर पे पहले भी कर्नाटका था, फोर्थ नंबर पे आपको गुजरात मिलेगा, देख लेना। और रिसेंट डेटा मैंने यहाँ पे एक वीडियो मैंने पहले, ये कंटेंट पहले बना रखा था, अदरवाइज मैंने रिसेंट डेटा जो डाला है वो आप चेक कर सकते हैं, मेरे इस पे टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, और मेरे यूट्यूब के पोस्ट पे भी देख सकते हैं, वो रिसेंटली मैंने डाल रखा है। तो ये सब थोड़ा देखते रहिए, रिसेंट डेटा पूछा जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैव द, अच्छा ये देखो, इससे शुगर कैन के बारे में बता दूं। देखो शुगर कैन अपने आप में आपको भाई ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने ले लेता है, और इसको क्ले सॉइल चाहिए, क्ले में तो जो क्ले में तो जो मॉइस्चर कंटेन करती है, रिवियल सॉइल के ऊपर अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है इसका। और क्या बताऊँ इसके बारे में, एक तरह से उसको खरीफ क्रॉप पे आप डाल सकते हो, वैसे तो ओवर द ईयर ले लेता है, बट खरीफ क्रॉप में इसको आप डाल सकते हो। पानी अच्छा खासा चाहिए, अगर पानी नहीं मिल रहा है तो इरिगेट करो, मतलब रेन से नहीं हो रहा है तो इरिगेट करो, लेकिन पानी चाहिए इसे, ये बोलने का मतलब है मेरा, पानी चाहिए, बिना पानी के नहीं उगेगा। सेम अपना चलो आप वीडियो देख लो यार, थोड़ा कितना एक ही में बताऊँ मैं अभी चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्व एज अ बायो फर्टिलाइजर फॉर द राइस। देखो बायो फर्टिलाइजर क्या होता है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज करने का पर्पस होता है, न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज कराए जाते हैं। तो इसका आंसर है भाई ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। द आंसर इज द ब्लू ग्रीन एल्गे, जो अपने आप एक नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म भी है, और दैट ऑल्सो यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर फॉर द राइस क्रॉप। तो इसको आप कर सकते हैं। राइजोबियम का भी काम वही होता है वैसे, राइजोबियम ऑल्सो द लेग्यूमिनस प्लांट के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहता है, एंड द हेल्प टू फिक्स द नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया प्रोड्यूसेस मोर राइस देन द वेस्टर्न कोस्ट। अच्छा क्यों भाई करता है, देखो वेस्टर्न कोस्ट पे राइस से ज़्यादा अपने को ये मिलता है, स्पाइसेस देखने को मिलते हैं वेस्टर्न कोस्ट पे, बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे, लेटराइट सॉइल आपको देखने को मिलेगी। ये देखो ये वाला जोन की मैं बात करूँ पर्टिकुलर चिपका हुआ है, जो इससे बहुत ज़्यादा बारिश होती है इससे, और बहुत ज़्यादा मतलब सॉइल जो होती है लीच कर देती है,
न्यूट्रेंट्स को। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्पाइसेस का प्रोडक्शन हो रहा है, कॉफ़ी का हो रहा है, ये उसके लिए सूटेबल कंडीशन हो जाती है। ठीक है, जो स्लोप्स पे ज़्यादा करके आपको देखा होगा ना कि आपने कॉफ़ी का प्रोडक्शन की फोटो देखोगे तो स्लोप्स पे हो रही है, तो वही आपको ये सब चीज़ों एरिया में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ईस्टर्न कोस्ट पे क्या होता है, वर्षा एडुकेट होती है, एडुकेट अमाउंट में होती है। वहाँ पे राइस एक तरह से एज अ रबी क्रॉप भी उगाते हैं, क्योंकि जब रिट्रीटिंग मानसून आता है तमिलनाडु के अंदर, जब रिट्रीटिंग मानसून आता है अक्टूबर नवंबर के अंदर, तो भाई उसके लिए दैट इज़ हेल्पफुल। तो उस टाइम पे भी राइस वहाँ पे उगाया जाता है डेफिनेटली। तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया प्रोड्यूसेस मोर राइस इन द वेस्टर्न कोस्ट, नो प्रॉब्लम इन दैट, उगाया जाता है। रेनफॉल उसको मिल जाता है। अब रेनफॉल पता ही आपको 150 प्लस चाहिए उसके लिए, 150 200 प्लस उसके लिए रेनफॉल चाहिए, सो दैट ईस्टर्न कोस्ट गेट। और इसके लिए टेम्परेचर आपको पता है 25 डिग्री प्लस या 30 डिग्री प्लस आपको चाहिए, तो टेम्परेचर भी अच्छा खासा गर्मी वाला चाहिए बेसिकली। ठीक है, आगे द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव मोर रेनफॉल। अरे भाई ये तो गलत है, ईस्टर्न कोस्ट रिसीव नहीं करता मोर रेनफॉल। देखो सबको लगेगा कि अच्छा क्यों होता है, लेकिन समझिए कि ईस्टर्न कोस्ट ज़्यादा वाटरफॉल, सबसे ज़्यादा जो वाटर रिसीव करता है वो वेस्टर्न कोस्ट रिसीव करता है। सबसे पहले जो आती है अपनी साउथ वेस्ट विंड आती है, वहीं पर हिट करती हैं। और देखिए जब ऐसे बनाते हैं हम लोग ना, ये तो थोड़ा रंग से नहीं बना है, ये देखो जब ऐसे बना रहे हो ना, तो ये वाले रीजन में सबसे पहले आपको मिलेगा ये वाला रीजन। यहाँ पे ये वाला जो बीच वाला पार्ट है, दैट इज अ पार्ट, इट इज कॉल्ड एज अ रेन शैडो रीजन। ठीक है, और फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी रिसीव होगा, और फिर रिट्रीटिंग मानसून जब आते हैं तो इसको पानी देते हैं। तो रिट्रीटिंग मानसून उतना पानी नहीं दे पाते जितना कि साउथ वेस्ट मानसून हमें देता है। तो वेस्ट कोस्ट में बारिश ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ईस्ट कोस्ट। ऑलरेडी आपको मैंने वेजिटेशन पढ़ाया था तभी बताया था मैंने कि सबसे ज़्यादा बारिश जो लेने वाले जो क्षेत्र हैं वो वेस्टर्न कोस्ट है, और उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन है, अंडमान निकोबार है, ये ज़्यादा पानी इनको मिलता है, बारिश इनको ज़्यादा हिट करती है, मतलब अच्छा खासा पानी देती है रेनफॉल। तो आर गलत हो गया, असर्शन सही है, असर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब इसके लिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए शुगर बीट। देखो शुगर बीट है, कॉटन तो आपको ऑलरेडी बता रखा है मैंने कॉटन के बारे में। अच्छा, मैं क्या एज द फॉलोइंग करना है ना। देखो कॉटन के लिए मैंने बोला था कि आपको रेनफॉल ठीक ठाक चाहिए, मतलब इतना भी ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, रेनफॉल ठीक ठाक चाहिए। अब जरा देखो कॉटन की कंडीशन याद करो कि कितने फॉस्ट फ्री डेज चाहिए, टेम्परेचर थोड़ा दिमाग में रखो, तो आपके लिए चला जाएगा भाई यहाँ पे। ये तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग है यार, लिटरली बहुत कन्फ्यूजन है, थोड़ा आइडिया रहेगा तो ही कर पाएंगे। सबसे पहले सिंपल वाला देखते हैं, जूट वाला। जूट के लिए बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए। सबसे ज़्यादा बारिश देखो कहाँ हो रही है, करेक्ट, मुझे पता है कि जूट यहीं पे होगा, और टेम्परेचर भी चाहिए। तो डी का 2 तो कैसे भी है। अब देखो डी का 2 कहाँ कहाँ है। अच्छा देखो, 2 तो ऐसे एलिमिनेट कर दिया मैंने, मुझे कुछ नहीं पता यार, मैं मान के चलता हूँ मुझे कुछ नहीं पता। जूट का पता है। अब क्या बोला था, जूट और कॉटन ये सब चीज़ें भूलना नहीं है। जूट को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, वाटर लॉगिंग भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वाटर लॉगिंग एरिया में अच्छा खासा होता है वो। तो यहाँ पे देखो हो गया ये, तो अपना 2 हटा दिया मैंने। अच्छा, इधर भी कुछ कंफर्मेशन मिल जाएगा मेरे को, 2 तो ऐसे ही एलिमिनेट करो, छोड़ो। अब यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे फिक्स मिल रहा है, बी का 3 है। अरे देखो बी का 3 है, फ्लेक्स। रेनफॉल कितना चाहिए, 600 से 800 mm चाहिए, टेम्परेचर 5, मतलब ठंडी वाला क्षेत्र है, ठंडी वाले टाइम पे होगा, बिकॉज टेम्परेचर उतना ही मतलब 600 to 800 mm, मतलब मालूम है क्या होता है, 60 से 80 सेंटीमीटर। mm में दिया उन्होंने थोड़ा और कंफ्यूज करने के लिए आपको, तो सेंटीमीटर, तो ये ठंडी वाला है। फ्लैक्स सीड होती है, ठीक है, ऑयल सीड एक टाइप है, ऑयल सीड का टाइप है, रबी क्रॉप है। चलिए, तो बी का 3 कंफर्म कर दिया। इसका मतलब मुझे फ्लैक्स के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया। चलो, जूट के बारे में कंफर्म हो गया। अच्छा, अब किसको मुझे साइडलाइन करना है, बी वाला कंफर्म हो गया, डी वाला कंफर्म हो गया। अब मुझे चेक करना है कि सी का 5 है या, चलो पहले देख तो ले, या 4 है, क्या है सी का, सी क्या है सुगर बीट, मुझे नहीं पता, पहले ए का कंफर्म करता हूँ। कॉटन मेरा फेवरेट क्रॉप है, 1 और 4 में चेक करता हूँ मैं। अच्छा बताओ, अब मैंने यहाँ पे 40 से, अच्छा ए का लगता है आपको 40 से 60 डिग्री टेम्परेचर की बात हमने कॉटन में की थी, कॉटन तो मर जाएगा इतने में, कॉटन को दिए तो लगेगा ही नहीं। ए को क्या चाहिए यहाँ पे, ऑलमोस्ट 4 लगेगा, ठीक है, 4 ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, तो 4 के साथ जाएंगे यार। खुद देखो ना, 40 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, खुद सोच के देखो कैसे वर्क करेगा ये। तो दैट्स हाउ, ये वर्क ही नहीं कर सकता, तो हटाओ इसको, डी पे टिक करो। थोड़ा सा भी पता है मेरे को, कुछ नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे सिर्फ कॉटन और जूट अच्छे से पता था, ठीक है। तो दैट्स हाउ आई डू, यही तरीका होता है करने का। अभी इसके लिए सब हर एक का याद रहे ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं याद हो सकता, मुझे तो नहीं याद हो सकता, आप लोग को याद होता है तो अपना दिमाग लगाइए यहाँ पे। लेकिन इस तरह से मैं करने की कोशिश आपके लिए करता हूँ, बिकॉज अब आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए जूट के लिए कंडीशन क्या है कि वार्म क्लाइमेट में होता है, वेट क्लाइमेट चाहिए उसको, 25+ डिग्री चाहिए, उसके लिए बारिश होनी चाहिए 150 से लेके 200 सेंटीमीटर, ये सब दिमाग में रखो।
इसको ही बोलते हैं फ्लैक्सीड को हम क्या बोलते हैं, फ्लैक्सीड को हम बोलते हैं लिनसीड बोलते हैं, फ्लैक्सीड को हम क्या बोलते हैं, लिनसीड बोलते हैं। वैसे ये मैंने बताया था आपको कि लिनसीड अलग से बताया था कि रबी क्रॉप है, ए वाला ए रबी क्रॉप है, और उसके बाद आपका मस्टर्ड एक रबी क्रॉप है। ये दो दिमाग में रखना आप। मस्टर्ड मतलब सरसों, ठीक है, सरसों के मस्त फोटो लोग डालते हैं ना, तो इसके लिए ऑप्टिमल रेनफॉल जो 700-800 के बीच में चाहिए होती है। उसके बाद टेम्परेचर नॉर्मल अपने जो ठंडियों में होता है 15 से 20 डिग्री या 10 से 20 डिग्री के बीच में आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। एलुवियल सॉइल इसको मिल जाएगी, या फिर बाकी आपको मतलब वैसे जो अपने ऑयल सीड्स होती हैं उसको अब क्या बोलते हैं, थोड़ा कम पानी मिले या फिर थोड़ा ऊपर नीचे भी अगर मिट्टी रहे तो काम चल जाता है, उग जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और शुगर बीट को देखो तो यार यहाँ पे आप वैसे ये वाला तो किसी में भी नहीं है, ठीक है। शुगर बीट के लिए देखो कंडीशन क्या दे रखी है यहाँ पे, अभी यहाँ पे देख लेते हैं ना, बी का 3 है, बता अगेन ठंडी वाला नहीं, बी सी का 5 है, ये देखिए यहाँ पे सी का 5 है। रेनफॉल 500 से 600 mm और टेम्परेचर 18 से 22, अगेन ऑलमोस्ट अक्टूबर वाला क्रॉप है बोल सकते हो, वैसा क्रॉप है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो तुम्हें बताओ कि ये कहाँ कहाँ की लोकेशन है। ये गुजरात की बात हो रही है, ये पार्ट ऑफ, ये तो पूरा आंध्रा की बात हो रही है, ये पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र की बात हो रही है, ये पार्ट ऑफ द उड़ीसा ऊपर अपर की बात हो रही है, करेक्ट, इसी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जरा देखते हैं भाई यहाँ पे क्या क्या बातें हो रही हैं। अच्छा कौन से इसकी बात हो रही है, कौन कौन से प्लांट उगाए जाते हैं। मैंने आपको, अगर मेरे साथ आप बने हैं पहले वीडियो से, तो इतना मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया है कि आंध्र प्रदेश में, चलो इसी वीडियो में बताया ना, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है बताओ। डी में क्या होना चाहिए, टोबैको टोबैको टोबैको, पहले वाला ऑप्शन को भूल जाओ, मुझे नहीं पता पहला वाला ऑप्शन, टोबैको टोबैको टोबैको, डी यहाँ पे टोबैको, टी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। अच्छा बी क्या होना चाहिए बताओ, कॉटन होना चाहिए, कॉटन दिया है क्या, अच्छा कॉटन नहीं दिया, क्या होना चाहिए, शुगर कैन होना चाहिए, क्योंकि डी में क्या होगा, डी कौन सा क्षेत्र है, महाराष्ट्र वाला। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वैसे तो यूपी में होता है, लेकिन यूपी थोड़ी यहाँ पे तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे महाराष्ट्र आता है, शुगर कैन होगा। तो देखो बी में शुगर कैन कर दो। अब बी में देखो शुगर कैन कहाँ है, कहीं पे है बी में शुगर कैन, यहीं पे है, तो बी इज द राइट आंसर। सोचा मैंने, कुछ सोचना भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, ये होता है। चलिए अब बाकी देख लो, डी में टोबैको हो गया, बी में, ए में क्या होगा, ए में आपका कॉटन आना चाहिए, नहीं तो ग्राउंड नट आना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड नट, गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंड नट, कितनी बार बता चुका हूं मैं। और बाकी सी में रागी है, तो अगर नहीं भी पता होगा तो काम चल जाएगा यार, समझे आप। 3 पता है मेरे को, तो इसलिए बोलता हूं सारे ना पता हो, लेकिन इतने तो पता करो, इतने तो काम करो कि आपको आइडिया रहे कि हम कहाँ की बातें कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा व्हाट इज द नेसेसरी सेट ऑफ कंडीशन फॉर द वीट, यार वीट के लिए तो अब तुम लोग मेरे साथ पहले से बने हो, तो वीट के लिए तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या चाहिए, वीट एक रबी क्रॉप है, जिसको हम बोलूँ तो कुछ 100 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। कितने बोले मैंने, 100 फ्रॉस्ट, मतलब ऐसी लाइट, मतलब वो उसमें पूरा मौसम अच्छा खासा होना चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री डेज मतलब अच्छी खासी लाइट मिलनी चाहिए उसको, फ्रॉस्ट फ्री डेज मिलना चाहिए वीट को। अच्छा तो मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल, क्या लगता है यही होगा, 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। कभी भी अगर तुम्हें बोला जाए वीट के लिए 25 प्लस टेम्परेचर चाहिए, तो बताओ 25 डिग्री प्लस टेम्परेचर आपको ठंडियों में रेगुलर मिलता है क्या, नहीं मिलता है। जनवरी में 25 डिग्री प्लस मिलता है क्या, अरे दिन में भी ना लोग कांपने लगते हैं, तो 25 डिग्री प्लस मिलता ही नहीं है। तो आपको 25 डिग्री प्लस कहाँ पे चाहिए, आपको जूट के लिए चाहिए, आपको रबर के लिए चाहिए, आपको इसके लिए चावल के लिए चाहिए, ठीक है। आपको 25 डिग्री प्लस आपको कहीं भी दिखे, तो वीट के लिए नहीं हो सकता, रबी क्रॉप के लिए 25 डिग्री प्लस हो ही नहीं सकता। पहली बात, रबी क्रॉप के लिए जितने भी देखोगे रबी क्रॉप, वो भले मस्टर्ड ही क्यों ना हो, अपना फ्लैक्सीड क्यों ना हो, उसमें आपको मिलेगा मैक्सिमम 20 डिग्री तक, मतलब वही आपको एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। तुम तो बोलोगे नहीं मेरे इधर ज़्यादा गर्मी होता है, एक एक दिन हो सकती है, 2 दिन हो सकती है, ठंडियों में भी गर्मी होती है आजकल। हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल आपको किस में चाहिए, ये आपको रबर के लिए चाहिए, आपको राइस के लिए चाहिए, ठीक है। चलिए तो वीट इज द राइट आंसर हियर। ये देखो 50 से 75, 10th क्लास का है। उसके बाद आपको कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, यहाँ पे ब्राइट सनशाइन चाहिए, वही आपको फ्रॉस्ट फ्री डेज की बात बोली मैंने आपको, ठीक है। चलिए कौन कौन से स्टेट है यहाँ पे, देखो गंगा सतलुज प्लेन है अपना, मतलब जो अपना बेल्ट है, पंजाब वाला बेल्ट है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट जो ब्लैक सॉइल, आपको डेक्कन का पार्ट है, आपको कल ही बताया था मैंने कि यहाँ पे भी अच्छी खासी खेती होती है गेहूँ की, ठीक है। विच ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया प्रोड्यूस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन, कॉटन कौन प्रोड्यूसिंग स्टेट है, अब बताओ। कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट में आपको दिमाग में रखना है गुजरात और महाराष्ट्र, दिमाग में रखो गुजरात और महाराष्ट्र, फिक्स कर लो अपने दिमाग में। दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन इन इंडिया, पहले गुजरात है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है। तो अबाउट 50% जो कॉटन है वो नॉर्थ वेस्ट में उगाया जाता है, नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में उगाया जाता है, नॉर्थ वेस्ट इन द वेस्टर्न इंडिया। सिंपल, सोचना ही नहीं है इसके अंदर कुछ, ठीक है।
और कॉटन के लिए चाहिए कितने, क्या कंडीशन है, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए कॉटन के लिए। ये तो दिमाग में रखो यार, ये भूलो मत, ठीक है। अच्छा, ये खरीफ क्रॉप है, 8 मंथ लगते हैं इसको, मेजर क्रॉप 6 से 8 मंथ लग जाते हैं। खरीफ क्रॉप है, बार बार बोलता हूँ खरीफ क्रॉप है। ये शुगर कैन एक खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप की तो ग्राउंड नट एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है। सोयाबीन एक खरीफ क्रॉप है जो तुम खाते हो पसंद से। तो ये सब दिमाग में रखना है यार, ये सब बहुत बार रिपीट होते हैं। अभी मस्टर्ड क्या है, मस्टर्ड लिन सीड या फ्लैक्स सीड हो गया, अपना वीट हो गया, अरहर नहीं, पी हो गया, मटर जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आपका बार्ली हो गया। ये सब क्या है, ये रबी क्रॉप है, ठीक है। मेरे साथ बने हो तो तुम्हें याद तो कराना मेरी ड्यूटी है यार। बस अब तुम्हारा है कि तुम कितना देखना पसंद करते हो। अब ये बताओ, द अबव आइडियल कंडीशन फॉर द राइस, 100 सेंटीमीटर से बारिश ज्यादा चाहिए, ठीक है। कूल और मॉइस्ट तो हटा दो, कूल और मॉइस्ट तो अपने रवि की कंडीशन है। वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड, ठीक है, हाँ चाहिए, लेकिन यहां पे हम थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं। वी आर गोइंग फॉर द मोर ऑफ अ स्पेसिफिकेशन हियर। हाँ ठीक है, हमें पता है वार्म ड्राई, लेकिन वार्म ड्राई नहीं चाहिए, थोड़ा वेट क्लाइमेट भी चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाहिए भाई, रेनफॉल अबव 100 डिग्री, टेम्परेचर बिलो, देखो बिलो नहीं चाहिए, हटा दो इसको भी, ऐसे एलिमिनेट करना चालू करो। रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर बताया था राइस के लिए, पैडी बोलो अब उसको, टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, पहला इज द राइट आंसर। लेकिन बाकी भी तो हमें एलिमिनेट करना आना चाहिए। अब ये दो कंडीशन किसके लिए आ जाती है, ऑलमोस्ट रबी क्रॉप्स के लिए आ जाती है, ठीक है। तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस आपको, या उससे भी ज्यादा आपको राइस के लिए चाहिए। 100 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल चाहिए, अगर रेनफॉल नहीं हो रहा तो पानी डालो, इरिगेट करो, लेकिन पानी तो चाहिए वहां पे। तो इट्स अ ट्रॉपिकल क्रॉप। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको वही देखो, अबाउट 25 ये सीधा 10th क्लास के एनसीईआरटी, ये सीधा यही कंडीशन उन्होंने दी है, ये क्लास 10th में दिया है भैया, क्लास 10th सीधा वही देख रहे हो, 25 डिग्री अबाउ चाहिए और 100 डिग्री प्लस रेनफॉल चाहिए, यही लाइन तो डाली है यहाँ पे। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी से उठाया हुआ है क्वेश्चन है। ओके, शुगर कैन सुक्रोज कंटेंट डिक्रीज होता है भाई, अगर उसमें अच्छा खासा उसको हम वो ना दे, पानी वानी ना दे, तो बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इट फ्रॉस्ट ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द राइपनिंग। सिंपल सी बात है, मतलब शुगर कैन भाई एक तो एक वो है, वो उसका शुगर कैन डिक्रीज होता है अगर उसको अच्छा खासा पानी ना मिले तो। सिंपल सी बात है, अगर उसको अच्छा खासा पानी ना मिले तो उसकी सुक्रोज की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए भाई यहाँ पे हाई रेनफॉल ऑकर, हाई रेनफॉल तो उसके लिए अच्छा है, ये हटा दो। इफ देर इज अ फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग दैट, नहीं फ्लक्चुएशन टेम्परेचर का नहीं होता, पानी चाहिए इसके लिए। इफ देर इज अ हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पे पानी की फ्रॉस्ट ऑकर, फ्रॉस्ट ऑकर मतलब वहां पे ठंडी पड़ गई, बारिश नहीं हुई, तो बारिश चाहिए उसको। अगर पानी अच्छा मिलेगा, if the rainfall occur during the time of the growth period of the plant, sugar especially the sugar cane, तो सुक्रोज क्वांटिटी बढ़ती है उसकी, ठीक है। तो अब हम पता ही है कि क्वालिटी ऑफ द शुगर कैन डिपेंड किसके ऊपर करता है, सुक्रोज के ऊपर करता है। तो इसीलिए उसके लिए हमें रेनफॉल और टेम्परेचर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन रेनफॉल यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बी इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन आपके लिए सिंपल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच, उत्तर प्रदेश झूठ, अरे झूठ में वेस्ट बंगाल आता है भैया, वेस्ट बंगाल, फिर आता बिहार, सॉरी असम, फिर बिहार, असम वीट, अरे असम में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, केरला रबर, देखिए गुजरात में टी नहीं है, गुजरात में ग्राउंड नट है, गुजरात में अपना ये है कॉटन है, ठीक है। असम के लिए अपना टी कर लो आप, असम के लिए अच्छे प्रोडक्शन के लिए आप जूट कर लो, जूट भी अच्छा प्रोड्यूस करते हैं वो लोग। वो यूपी अपना ये करता है, शुगर कैन करता है, वीट करता है। चलिए, रबर इज इक्वेटोरियल क्रॉप, इसको सब ट्रॉपिकल एरिया में उगाते हैं हम लोग। देखिए 200 से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, 25 डिग्री प्लस टेम्परेचर चाहिए इसके लिए। कहाँ कहाँ पे देखो, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में अच्छी खासी बारिश होती है, बताया था आपको मैंने, मेघालय के गारो हिल्स में। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th एनसीईआरटी। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन, मतलब लिटरली मैं इसका ही वेट करते कि कब आएगा ये, क्योंकि जितने रिवॉल्यूशन है ये सब एग्रीकल्चर वाले, मतलब अपने हिस्ट्री वाले नहीं, एग्रीकल्चर वाले बहुत बार पूछने को मिलते हैं। अच्छा पहले मैं आपको लिस्ट लिखवा देता हूँ, आराम से करना। देखो ग्रे रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, हमारा फर्टिलाइजर किधर गया, ग्रे फर्टिलाइजर से है। उसके बाद ब्लैक रिवॉल्यूशन हमारा किससे है, पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट किधर है, यहाँ पे है। गोल्डन कहाँ है, गोल्डन आपका हनी से है, हॉर्टिकल्चर से है, सीधी बात। अपना येलो ऑयल सीड से है। ये तो आपको मैच करा दिया मैंने, लिख लो यार, ये बहुत बार एग्जाम में आते हैं। उसके बाद ब्लू किससे है, ब्लू है पानी, पानी, पानी में कौन रहता है, फिश रहती है, तो ब्लू रिवॉल्यूशन किससे है, फिश प्रोडक्शन से है। मैं से पूरा नहीं लिखूंगा। सिल्वर किससे है, ये आगे आएगा, चिंता मत करिए, एग से है, ये पूछे जाते हैं। पिंक किससे है, अनियन से है, पिंक, पिंक किससे है, अनियन से है। उसके बाद येलो तो बता दिया मैंने आपको,
वाइट वाइट डेयरी फार्म से है, मतलब अपने दूध से है बेसिकली। उसके बाद ब्राउन, हाँ ब्राउन, ब्राउन पूछते हैं, ब्राउन आपका लेदर से है। रेड भी पूछते हैं, रेड वैसे देखिए मीट के लिए भी होता है, तो ये आपको दिमाग में रखना है, भूलना नहीं है, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, और अपना गोल्डन तो दिमाग में रखिए, हनी के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए है। और ग्रे तो बहुत बार पूछा जाता है, ग्रे तो इसकी लिस्ट बना लीजिए, बहुत अच्छा है, पूछा जाता है बहुत बार। शुगर कैन एंड शुगर प्रोडक्शन इन यूपी इज मोर देन द महाराष्ट्र बट प्रोडक्टिविटी इज लेस। हाँ, इसका भी चार्ट कभी कभी पूछ लेते हैं, भरोसा नहीं इन लोगों का, मतलब समटाइम आई हैव अ डाउट कि मतलब इतना पूछते क्यों है, बट ठीक है, मतलब बिल्कुल सही लाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्री इन द महाराष्ट्र इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, बिल्कुल यहाँ पे पहला जो कोऑपरेटिव सेक्टर सेटअप हुआ था विठ्ठलराव विखे पाटिल, ये तो काफ़ी फेमस नाम है महाराष्ट्र में वैसे इनका, तो इन्होंने सेटअप किया था पहली शुगर फैक्ट्री अपना, एशिया की फर्स्ट है, एशिया की फर्स्ट, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट जो अभी उस टाइम पे बॉम्बे स्टेट का पार्ट था, तो वहाँ पे उन्होंने सेटअप किया। तो बहुत सारे शुगर के कोऑपरेटिव आपको देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र के अंदर, सही बात है दोनों से, लेकिन ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, बोथ द स्टेटमेंट आर सही, राइट। तो यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर हियर, बिकॉज रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अदरवाइज शुगर कैन आपको पता है ये यूपी में अच्छा खासा होता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी आपको महाराष्ट्र में ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बी इज द राइट आंसर हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कार्डामोम, कार्डामोम एंड पीपर। देखो स्पाइसेस की बात हो रही है ना, स्पाइसेस कौन करेगा, स्पाइसेस हमारा करेगा भाई केरला, केरला। देखो स्पाइसेस के लिए दिमाग में रखना है, ऐसे मैप बनाना, ये देखो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट, ये जो आ रहा है आपको यहाँ पे, ये वेस्टर्न घाट के जो स्लोप्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पे लेटराइट सॉइल मिलती है, और लेटराइट सॉइल इज गुड फॉर द स्पाइसेस प्रोडक्शन, यू विल गेट। अच्छा, स्पाइसेस बोर्ड कहाँ पे है, जैसे कि आपने देखा ना, अब स्पाइसेस बोर्ड बताना आपको कहाँ पे है, अब मेरे को कमेंट करके लिखना है स्पाइस बोर्ड कहाँ पे है। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है भाई अपना स्पाइसेस, ओप किया जाता है गुटेमाला में। कहाँ पे, ग्यूटेमाला, ग्यूटेमाला, ग्यूटेमाला एक कंट्री है अपने इसका सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, कोल डैम प्रोजेक्ट, देखिए कोल डैम आपका हिमाचल में है, पहली बात। अब हिमाचल में देखिए कौन सी रिवर आती है, सतलज आती है। अब सतलज के ऊपर आपको पता होना चाहिए कौन कौन से और हैं। अब यहाँ पे बाकरा नंगल हो गया, नापथा झाकरी हो गया सतलज के ऊपर, मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिए कौन सा भैया, नापथा झाकरी, भाखरा नंगल, ये है सतलज के ऊपर। कृष्णा के ऊपर कौन सा है, नागार्जुना सागर, श्री शैलम, श्री शैलम, नागार्जुना सागर, लिख लो यार सब। ठीक है, अलमत्ती डैम, अलमत्ती लिख देता हूं मैं, अलमत्ती डैम, अलमत्ती डैम यहाँ पे मिलेगा आपको। उसके बाद नर्मदा के ऊपर तो बताया आपको, ओमकारेश्वर है, सरदार सरोवर है। ओके, ये फेमस फेमस डैम है। गोदावरी के ऊपर तो पिचावरम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पिचावरम, जो भी कंस्ट्रक्शन फेज में है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो तेलंगाना में बन रहा है वैसे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है कोल डैम इज अ पार्ट ऑफ द सतलज। विच आर द फॉलोइंग ग्रुप बिलोंग टू द फाइबर क्रॉप, ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठा हुआ, कॉटन, जूट और सन हेम्प। देखो यहाँ पे मिलेगा, कॉटन, जूट, हेम्प आर द नेचुरल सिल्क एंड द 4 मेजर फाइबर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। ये देखो सीधा सीधा उठा के मिला हुआ है ये आपको। ठीक है, एंड उसके लिए सिल्क वॉर्म, ये सब आपको पता ही है। विच आर द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ द ऑयल कंटेंट, ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसका आंसर आपको मिलेगा सीसम, इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यस सीसम इज द राइट आंसर फॉर दिस। अभी बाकी देख लो, मेरा ये मतलब नहीं ऐसे क्वेश्चन तो ठीक है आगे। ग्राउंड नट इज अ खरीफ क्रॉप, मेरे को ये बताना है सब चीजें। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंड नट, बार बार जो बोलता हूँ ना, एनसीईआरटी के कंटेंट में दिया हुआ है। राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश फॉलोड, लिनसीड एंड द मस्टर्ड आर द रबी क्रॉप। ये लाइन क्यों बोलता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीट होती है, ये सब ऑयल क्रॉप्स की बात हो रही है। सीसम इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया एंड रबी क्रॉप इन द साउथ इंडिया, अगेन बताया, रीजन बता चुका हूँ। कैस्टर सीड इज अ बोथ रबी एंड खरीफ क्रॉप। तो ये देखिए कितने, ग्राउंड नट हो गया, लिनसीड हो गया, मस्टर्ड हो गया, सीसम हो गया, ये लिस्ट बना लो इसकी एक अलग से ऐसे, दैट विल हेल्प यू कि रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, तो वैसे शीशम ऐसी क्रॉप है ना जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उगाई जाती है, 80 से 90 दिन में हो जाती है, ऑयल क्रॉप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 70% कॉफी, यार सबको पता, अभी तक तुम्हें लर्न हो जाएगा। कर्नाटका के कौन कौन से एरिया, चिकमगलूर है, कुर्ग है, उसके बाद बाबा बुदन हिल्स है, बहुत फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये तो पढ़ लेना आप लोग। देखिए अरेबिका, रोबस्ता, लिब्रिका, ये इंडिया में अरेबिका और रोबस्ता काफ़ी फेमस है, इंडिया में उगाई जाती हैं। अराकू वैली है जहाँ पे उगाया जाता है कॉफ़ी। अराकू वैली लाइज इन आंध्र प्रदेश। मैंने 2 बार उड़ीसा बोल दिया था, नहीं, मेजर उसका जो प्रोडक्शन है वो अराकू वैली जो है वो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे उगाया जाता है। माफ़ करिए, जो भी उड़ीसा बोला है तो उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, और कल भी मैंने जब पढ़ाते पढ़ाते बता दिया था आपको। इंडिया का रैंक 8th नहीं है, इंडिया का रैंक 7th है। जो रिसेंट की रिपोर्ट मैंने शेयर की है आप लोगों को, वहाँ पे देख सकते हैं आप। इंडिया का पीआईबी की मैंने अपने कंटेंट में डाल रखा है, जो मैंने वीडियो बनाया था कल रात को डाला है, तो प्लीज़ उसको चेक करिए आप। यूपीएससी की कुछ फेवरेट क्रॉप्स की लिस्ट है, उसमें देखिए आपको मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉफ़ी आप पूरा पढ़ लीजिए। देखिए अरेबिका, ये आपको एक क्लास 10th का सोर्स मेरा यहाँ पे डाला है। यनम से लाई गई थी, बाबा बुदन हिल्स में उसको प्लांट किया गया था, नीलगिरीज में कर्नाटका, ये सब उसका ही पार्ट है, आप पढ़ लीजिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? अब तो तुमको बहुत ही सिंपल है, मस्टर्ड, मस्टर्ड इज अ रबी क्रॉप। कॉटन, मेज, तूर, ये सारी की सारी क्या है, खरीफ क्रॉप है। मस्टर्ड पता है ना, कितनी बार रिपीट कर दिया, ये देखो, ये देखो यहाँ पे। चलो अब इसको पढ़ लेना है यार, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता, बहुत पढ़ा चुका हूँ इसको मैं, ठीक है। ग्रीन एग्रीकल्चर क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, एम्फोसिस ऑन द हॉर्टिकल्चर, अवॉइडिंग पेस्टिसाइड्स, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। खुद देखो, ग्रीन एग्रीकल्चर का ये मतलब थोड़ी होगा कि पूरा का पूरा हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हो जाए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग हर एक मतलब राज्य में नहीं की जा सकती है। मतलब मैं बोलूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूपी में करूँ, इट्स नॉट अ वाइबल सॉल्यूशन, नहीं कर सकता मैं, तो इसलिए मुझे सोचना पड़ेगा भाई। तो मैं क्या बोलते हैं, ग्रीन एग्रीकल्चर का मतलब है कि भाई प्रॉपर तरीके से करूँ मैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई हो, तो सी इज अ मोर अप्रोप्रिएट आंसर एज फॉर दिस, जिसमें मैंने अपना रिसोर्स मैनेजमेंट प्रॉपर से करो, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाओ, तो दैट्स वाई सी इज द राइट आंसर, मोर अप्रोप्रिएट आंसर हियर, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ पे भाई किसने किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन? हमारे इसके आंसर है एम एस स्वामीनाथन जी हैं, 1966 में। नॉर्मन बोरलॉग तो भाई हमारे उसके हैं, वर्ल्ड के हैं, और कहाँ के थे, यूएसए के थे। एम एस स्वामीनाथन जी को रिसेंटली भी भारत रत्न मिला हुआ है। और उसके साथ ही साथ क्या बोलते हैं, 1966 में जो चालू हुआ था फर्स्ट फेज, इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिला था? पंजाब हरियाणा को मिला था, नदन प्लेन में मिला था। इसके साथ एक और चीज़ दिमाग में रखो, जो हमने सीड्स मंगाई थी वो मैक्सिको से मंगाई थी। चलिए, शुगर कैन यार, बताओ शुगर कैन का यूपी में होगा ना, सिंपल सी बात है। देखो ये शुगर कैन, देखो इन्होंने सीक्वेंस भी वही रखा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक अभी तक ये सेम है, लेकिन अभी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को चेंज कर दिया। अभी रिसेंट की रिपोर्ट में गुजरात आपको देखने को मिलेगा। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे है भैया? मिल्क से है, सिंपल सी बात है। फिश के साथ कौन सा है? ब्लू है, पानी पानी। एग के साथ कौन सा है? सिल्वर। यही था ना हमारा, यही तो बता रहा था आपको मैं कि एग के लिए आपको सिल्वर मिलेगा। और कुछ यहाँ पे हम व्हाइट रिवॉल्यूशन को हम ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, बाय द वे बता दूं आपको मैं। चलो अभी देखो थोड़ा सा, अच्छा एक काम करते हैं, अभी यहाँ तक रखते हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन अभी बहुत ही सिंपल है, और तब आपको मैं शेयर कर देता हूँ, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। अभी देखो मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे खुद देख लो, अभी ये वाला क्वेश्चन आपने कर रखा, फिशरीज के लिए है अपना, ब्लू रिवॉल्यूशन के लिए है, मिल्क के लिए वाइट है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मैं शेयर कर दूंगा मैं, अब इतने क्वेश्चन करा दूँ मैं तो। देखो पावा किधर गया वो, शुगर मिल इन इंडिया, अपना ये प्रतापगढ़ में हुआ था, प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़, हाँ बराबर। तो ये सब क्वेश्चन ज़रा देख लेना आप लोग, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पल्सेस हम कभी भी हम प्रोड्यूस वो नहीं करते, एक्सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज पल्सेस अभी भी भाई उतना हमारा इस लेवल पे प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जस्ट गो थ्रू इट, क्योंकि इतना क्रॉप करूंगा तो फिर आप भी बोर हो जाओगे, तो मैंने सोचा कि ये सब चीज़ें आपको शेयर कर दूंगा मैं, आप प्लीज़ पढ़ लेना इसको और प्लीज़ फाइंड इट, ठीक है। अदरवाइज अगर लगे कि नहीं मैं बना दूँ इसके ऊपर वीडियो, तो बोलोगे तो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये सब बताया था आपको, ये देखो ऑलरेडी बता रखा है मैंने, तो मोस्टली यू विल गेट द रिपीटेशन, मोस्टली यू विल गेट द रिपीटेशन, ही मेरा बोलना है। तो मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों को मैं ये सारे क्वेश्चंस। पिंक रिवॉल्यूशन किससे था बताया था आपको, ठीक है, सॉरी गार्लिक नहीं बाबा, ओनियन, ओके। सो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, दैट विल हेल्प यू इन फाइंडिंग दिस। चलिए मिलते हैं, और लगेगा तो मैं बना दूंगा, अदरवाइज देखता हूँ आप लोग कैसा रिस्पॉन्स करते हैं उसके ऊपर, अदरवाइज आई विल शेयर दिस, ठीक है। फाइंड कर लेना इसके लिए आप लोग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।